मलेशियन वीज़ा एंड लीगल स्ट्रक्चर फॉर फॉरेनर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। हम मुदरजा झेल टॉपिक्स को शेयर करेंगे। मलेशियन गवर्नमेंट कौन कौन से वीज़ाज इशू करती है, मलेशिया में एंट्री परमिट की कितनी कैटेगरीज होती हैं, वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं और प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट कौन से हैं। इसके अलावा हम मलेशियन कोर्स स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मलेशिया कौन से ऐसे बिजनेस ओपन करने के लीगल स्ट्रक्चर्स अलाउ करता है, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो बात आई थी वो है टाइप्स ऑफ वीज़ा। जो मलेशिया होता है फॉरेनर्स को थ्री टाइप्स ऑफ वीज़ा को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला वीज़ा है सिंगल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा उन फॉरेन नेशनल्स के लिए को रिक्वायर्ड होता है जिन्होंने जस्ट फॉर सोशल विजिट मलेशिया में जाना हो, और इसकी वैलिडेशन बेसिकली पीरियड ऑफ 3 मंथ तक होती है, जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना सिर्फ वहाँ पे सोशल विजिट करने के लिए, किसी अपने सोशल पर्पजेज के लिए वहाँ पे विजिट करना हो। अगला जो होता है वो होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा बेसिकली उन फॉरेनर्स को अलाउ किया जाता है जिन्होंने बिजनेस पर्पसेस के लिए या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैटर्स के लिए वहाँ पे एंटर होना हो, तो उन्हें मल्टीपल एंट्री वीज़ा रिकमेंड किया जाता है, जो कि वो लेते हैं। और इसका जो वैलिडेशन पीरियड होता है वो बेसिकली 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक होता है। अब मलेशिया की हमने बात की थी कि वहाँ पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह भी हैं, तो जब अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या किसी भी चाइना के हैं, तो उन्हें एंट्री करने के लिए तो सोशल विजिट्स के लिए भी वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, और उनकी वैलिडेशन वो अप टू 30 डेज के लिए भी कर देते हैं। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री वीज़ास की कंडीशंस कुछ अप्लाई की जाती हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने अपने जो सफिशिएंट फंड्स वगैरह हैं अपने मलेशिया में स्टे करने के लिए, आपने वहाँ पे वो शो करने होते हैं। साथ में अपने अपनी रिटर्न टिकट भी वहाँ पे शो करनी होती है, कंफर्म करवानी होती है। देन आपने वहाँ पे अगर आपने टूर वगैरह, अगर आप इसमें कहते हैं ना कि जी मैं अपने बिजनेस वीजा बिजनेस पर्पजेस के लिए, लेकिन मैं टूर के लिए बिजनेस टूर्स के लिए करता हूँ, तो उसके लिए वो मल्टीपल एंट्री वीजा वगैरह नहीं देते। और अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीजा करना है तो उसकी वो कॉस्ट आपको मलेशियन रिंगिट जो होते हैं वो 100 होते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या चाइना के सिटीजन हैं, तो आपको तब वहाँ पर जो उनकी मलेशियन करेंसी रिंगिट है वो आपको सिर्फ 30 देनी पड़ेगी। ये बिकॉज इसलिए क्योंकि उनके बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। जब भी आपके किसी और कंपनीज के साथ या कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको वहाँ पे कंसेशंस और एग्जाम्पशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इन सेंस आप भी जब उनके वहाँ के सिटीजन आपकी कंट्री में आते हैं, तो आप भी उन्हें वहीं पे एग्जाम्पशंस और कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं। द लास्ट वन वाज कि ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने आप मलेशिया में लेटर पे स्टे करके अदर कंट्रीज में जाना हो, तो फॉरेनर्स को ये भी अलाउ किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आपने जस्ट फॉर स्टे आप मलेशिया में रुकते हैं, देन आपने नेक्स्ट कंट्री में मूव करना होता है, तो इसलिए आपको ट्रांजिट वीज़ा वगैरह रिक्वायर्ड कर दे देते हैं। फॉरेन नेशनल्स होते हैं वो लिविंग मतलब एयरपोर्ट प्रेमिसेस वगैरह को लीव नहीं कर सकते इनकेस अगर आप ट्रांजिट वीज़ा के मतलब अगर आपसे सिर्फ जस्ट फॉर स्टे, जिस तरह हमने अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना होता है, उसके बीच में हमें काफ़ी स्टेशन से गुजरना होता है, तो देन अगर आपके पास वो ट्रांजिट वीज़ा है, तो देन आप सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में रह सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से निकल के किसी और जगह पे नहीं जा सकते। ये तो बात ही टाइप्स ऑफ वीज़ा जो हमें मलेशिया में प्रोवाइड करता है एज अ फॉरेनर। अब ऑब्वियसली जब आपने वहाँ पे काम करना है या किसी भी तरह से आपने वीज़ा ले लिया, तो आपको वहाँ पे एंट्री परमिट्स भी चाहिए होती हैं। तो कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि मलेशिया का सिटीजन नहीं होता और या मलेशिया में रहना चाहता है या परमानेंट रेजिडेंस वगैरह चाहता है, तो उसे वहाँ पे एंट्री परमिट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। अब वो किस टाइप के होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के एंट्री परमिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेस्टर या एक्सपर्ट्स। हम आगे देखेंगे कि वो ये चीज़ें क्या हैं। फिर आगे हमारे पास आता है प्रोफेशनल, कि इनकेस अगर आप किसी चीज़ में प्रोफेशनलिज्म है या आप प्रोफेशनली कोई वहाँ पे अपना करियर वहाँ पे चलाना चाहते हैं, तो तब आपको किस तरह अगर आपके वहाँ पे स्पाउस वगैरह मलेशियन सिटीजन में आपके अभी वाइफ है या जिस तरह भी है, उसके हिसाब से आपको एंट्री परमिट्स किस तरह दिए जाएंगे। और एक होता है पॉइंट सिस्टम, यानी अगर आपने वहाँ पे सिटीजन वगैरह लेनी हो, तो उनका वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होता है वो क्लियर करना पड़ता है। हम वो आगे देखेंगे डिटेल में सबको। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अपने नाम से जाहिर होता है, ऑब्वियसली बिजनेस के साथ डील करना होता है। तो जब आपने एज अ इन्वेस्टर वहाँ पे एंट्री परमिट वगैरह लेना होता है, तो आपने उनके बैंक में $2 मिलियन तो फिक्स डिपॉजिट वहाँ पे देना ही होता है, और जिसकी विड्रॉल की परमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ बाय आफ्टर 5 ईयर्स अलाउ की जाती है। इनकेस अगर आपके वहाँ पे स्पाउस या चिल्ड्रंस वगैरह भी हैं, अगर वो 18 ईयर से बिलो हैं, तो उन्हें भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स। और अगर आपने एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एंट्री परमिट लेनी है, तो आपको वहाँ पे एक मलेशियन स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है। वन इज एक्सपर्ट। ऑब्वियसली एक्सपर्ट अपने नाम से जाहिर है कि वो इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा बंदा जो किसी अपने टैलेंट में, स्किल्स में या किसी ऐसी एक्सपर्टीज में, किसी भी तरह से किसी स्किल्स में एक्सपर्ट्स है और वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड स्किल है,
तो देन उसको वहाँ पे भी एक्सपर्ट एंट्री परमिट्स दी जाती हैं। उसके लिए जो आपको रेलिवेंट एजेंसीज जो मलेशिया की होती हैं उनसे आपको डील करना पड़ता है। हम आगे एक टेबल में देखेंगे कि अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो आपको इस फील्ड ऑफ मिनिस्ट्री के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है। और इसके लिए आपको बेसिकली आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर आपने अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से ना आपका गुड कंडक्ट की वहाँ पे सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। एक्सपर्ट के लिए भी आपको वन मलेशियन स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल का नाम भी मतलब यही होता है कि आप एक सिंगल एक फील्ड है उसके अंदर आप वहाँ पे प्रोफेशनल हैं, जिस तरह कि आप एज डॉक्टर हैं या किसी भी तरह से आप किसी और फील्ड में इलेक्ट्रिशियन हैं या इंजीनियर हैं, आप वहाँ पे मलेशिया में वर्क करना चाहते हैं, रेजिडेंस करना चाहते हैं, तो देन आपको वहाँ पे कुछ किस मिनिस्ट्री के साथ डील करना पड़ेगा। ये सिमिलरली एक्सपर्ट्स की तरह ही है, आपको वहाँ पे अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से अपना सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट वहाँ पे लेना पड़ेगा। मलेशियन स्पॉन्सर आपका वहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट कंपनी में पहले ही काम कर रहे थे लाइक पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो आपको वहाँ पे मलेशिया के जो है ना रेलिवेंट एजेंसी के साथ डील करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ लिस्ट ऑफ एजेंसी जो कि इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। यानी इन केस अगर आप हेल्थ और मेडिकल में एक्सपर्ट्स हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ अपना वहाँ पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इन केस अगर आप एग्रीकल्चर या एग्रो बेस में फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज हैं तो वहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रो बेस इंडस्ट्री में होगा। अगर आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी वगैरह है तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ये बेसिकली हमारे पास फर्दर जितनी भी एक्सपर्टीज वगैरह वहाँ पे अलाउ होती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस है तो उनका सेंट्रल बैंक से इन्वेस्टमेंट या कैपिटल्स वगैरह की बात, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी कमीशन जो हमने एसएसएम वहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके साथ आपको डीलिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऑल्सो मलेशियन सिटीजन ऑब्वियसली अगर आपने एज अ वहाँ पे सिटीजन लेना है तो वहाँ पे आपकी जो मेरिट है, अगर आप किसी मलेशियन सिटीजन से तो आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म वीजा पास या स्टे कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। और फिर आफ्टर 5 इयर्स वो आपको हमने कहा था कि वो आपको परमानेंट रेजिडेंस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। आपको ऑब्वियसली वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उनका एक आना पड़ता है। आपका यहाँ जब मलेशियन सिटीजन एज अ स्पॉज होता है तो वही आपका स्पॉन्सर बन जाता है। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट सिस्टम, जो कि मेन बात है। पॉइंट सिस्टम का मतलब ये है कि वहाँ पे उनका एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपने मिनिमम 65 तो स्कोर करना पड़ता है। तो इन केस वो आपको वहाँ पे मिनिमम आपकी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली सारे फॉरेन और नेशनल्स के लिए होता है, जैसे एक्सपर्ट्स हों, किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स हों, प्रोफेशनल्स के लिए ये ज़रूरी होती है। उन्होंने ये असेस करता है और इसका क्राइटेरिया 7 चीज़ों के ऊपर बेस होता है। आपकी एज पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपका ड्यूरेशन जो मलेशिया में आप स्टे करना चाहते हैं, मलेशियन इंस्टीट्यूट के साथ आपकी कितनी फेमिलियरिटीज़ हैं, उनकी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की क्या वैल्यूज़ हैं, आगे अगर आपको मलेशिया में वर्किंग एक्सपीरियंस किस तरह से आएगा, या फिर अगर आप प्रोफिशिएंट कितने हैं, आपकी प्रोफिशिएंसी किस हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका ये टेस्ट लिया जाता है। और इसमें से आपने 65 पॉइंट्स वहाँ पे गैदर करने होते हैं, देन आपको वहाँ पे सिटीजनशिप की परमिट दे दिया जाता है। आगे बात आती है कि ये तो चलो हमें समझ आ गई जी, हमें सिटीजनशिप चाहिए या हमें ग्रीन कार्ड चाहिए, तो अब अगर हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आपको जो भी आपने इमिग्रेशन वगैरह डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया से आपको प्रिस्क्राइब होता है वो आपने सबमिट करवानी होती है। और जो भी एप्लीकेशन है वो मस्ट बी मेड इन मलेशिया होनी चाहिए। आपका पर्सनलाइज्ड कवर लेटर वहाँ पे सबमिट होता है। साथ में फिर आपका जो भी इमिग्रेशन के लिए आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है, जो पुलिस वेटिंग वगैरह के साथ आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे, उन डिपार्टमेंट से जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ेंगी। देन आपने जो पीछे रिकमेंड एजेंसीज वगैरह स्टडी की थी उनसे जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। बात आ जाती है सब डिटेल में हम बात कर लेते हैं। अगर आप पासपोर्ट, अब ऑब्वियसली जब आपने एंट्री करनी है तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ऑलवेज पोजेस अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने मलेशिया में एंटर करना है तो आपके पास वैलिड नेशनल पासपोर्ट हो या कोई भी ऐसा इंटरनेशनली रिकोगनाइज ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो जो कि आप मलेशिया में ट्रैवल करते हुए आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फिर मलेशियन गवर्नमेंट से उनका जो डॉक्यूमेंट लिए होता है पासपोर्ट वो आपको वो देना पड़ता है। और वो पासवर्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह वो बेसिकली अपने किसी भी मलेशियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बोर्ड से आप लेके जा सकते हैं। इस तरह जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के होल्डर्स होते हैं, सच में उनके पास सर्टिफिकेट आइडेंटिटीज होते हैं, सारे ये परमानेंट रेजिडेंट्स वगैरह ये सारे कुछ उसमें शो करवाए जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। अगर आप जिस डेट से आप वहाँ पे एंट्री हुए हैं उस 6 मंथ तक वो आपको वैलिडेशन मिल जाती है। द नेक्स्ट वन कि आपने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, तो वो वीज़ा एंडोर्समेंट या पासपोर्ट वगैरह जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। फॉरेनर्स को इंडिकेट करेंगे जी कि ये होल्डर्स हैं, ये परमिशन है मलेशिया में एंटर होने की, तो आपको वो ऑब्वियसली एंट्री ग्रांट हो जाएगा। देन आप जब फॉरेन नेशनल जो कि रिक्वायर करते हैं वीज़ाज को मलेशिया में एंटर करने के लिए, वो मस्ट अप्लाई करते हैं वीज़ाज मलेशियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से, जो हमने पीछे बात पढ़ी थी अभी। फिर अगर आपके पास वीज़ाज है, आपको ग्रांटेड हो गया, लेकिन आपको एब्सोल्यूट गारंटी वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अपने स्पॉन्सर्स वगैरह होता है जो कि वहाँ पे आपके
आपके लिए वहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर ही लाई करता है एंड फ्रॉम योर स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट वन पोजेस अ वैलिड एंट्री ट्रैवल टिकट। ऑब्वियसली उसके बाद आपको सफिशिएंट फंड्स भी आपके पास होने चाहिए और वैलिड एंट्री टिकट होना चाहिए। फाइनेंशियल एबिलिटी, ऑब्वियसली वहाँ पे जब मलेशिया में आपने किसी बिजनेस के पर्पसेस के लिए जाना है या किसी भी पर्पसेस के लिए जाना है तो आपने वहाँ पे अपनी फाइनेंशियल एबिलिटीज वगैरह वहाँ पे शो करवानी होती है। आप रिटर्न टिकट भी वहाँ पे उसको शो की जाती है जी कि मैंने यहाँ से इस टाइम तक मेरा स्टे है, देन मैंने वहाँ पे रिटर्न होना है। आगे यहाँ पे कुछ और भी है, कुछ पर्सन या कुछ इमिग्रेंट्स है जिन्हें वो प्रोहिबिटेड वगैरह कर दिया जाता है मलेशिया में, वो हम स्टडी करेंगे आगे। यानी वो भी पर्सन कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी तरह मेडिकल एग्जामिशन जो मलेशिया की उनकी बोर्ड पे या किसी भी एयरपोर्ट पे वो अंडरगो करने से मना करे या किसी भी तरह से वो अपनी कंट्री या अपनी स्टेट ऑफ ओरिजिन से वहां से निकाला गया हो इन केस ऑफ एनी डिफेंस या इस तरह के पर्सन जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह इतना अच्छा नहीं होता जिस और उन सबको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। और किसी के पास आपका स्पॉन्सर वगैरह ना हो, एम्प्लॉयमेंट अवेटिंग्स हो और मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इफेक्ट हो, सफर कर रहे हो किसी भी डिजीज से, तो उन्हें मलेशिया प्रोहिबिटेड वगैरह कर देती होती है। सिमिलरली यहाँ पे है वो जो अपनी कंट्री या स्टेट से रिमूव खुद ब खुद ही कर दिए जाएं और वो एज फॉर शेल्टर मलेशिया में एंटर होना चाहे तो उन्हें भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। इन सच वो हर चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं जब भी आपका इमिग्रेंट या परमानेंट सिटीजनशिप आपको देनी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसे फैमिली मेंबर है जिसको पहले से मलेशिया ने प्रोहिबिटेड कर दिया था तो आपको भी वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड दी जाएगी। और या उनकी कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन है जो कि बेसिकली किसी भी तरह से परमिट्स वगैरह को उन्होंने वहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्लासेस होंगी या जिन्हें आप कह सकते हैं कास्ट वगैरह होंगी जिनके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पे वीजास को प्रोहिबिटेड कर दिया तो वो आपको तब भी वहाँ पे वीजास वगैरह एंट्री परमिट्स वगैरह या सिटीजनशिप आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब बात आती है, ये तो टाइप्स ऑफ वीजास हो गए, एंट्री परमिट्स हो गए जो कि हमें बेसिकली किसी भी फॉरेनर्स को एंटर होने के लिए ये चीज़ों को दिमाग में रखना होता है। अब मेन बात आती है कि हमारा पर्पस तो ऑब्वियसली मलेशिया में एंटर होने का बिजनेस का है, इन्वेस्ट करने का है। तो जब भी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या वहाँ पे एंटर होना है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वो एज अ फॉरेनर्स को अलाउ करता है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन तरह की मेन कंपनीज हैं जिन्हें मलेशिया अलाउ करता है फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहला होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको हम लोगों ने सेंट्रल और बरहाट कहा था। लगून कंपनी जैसे हम इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी वगैरह भी कह रहे थे, इससे ऑफशोर कंपनीज होती हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या रीजनल ऑफिस जो कि आप वहाँ पे बना सकते हैं। पहले हमारे पास आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके लिए बेस्ट रहता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में होते हैं और ये मलेशिया उन्हें किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर या गवर्नमेंट वांट्स तो उन्हें कर देती है। आप बेसिकली आपका इंडिया चाहिए होता है कि आप वहाँ की एक्सपोर्ट्स वगैरह को ग्रोथ करें, नॉलेज को ट्रांसफर कर सके और उनके डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब को क्रिएट कर सके। तो फॉरेनर्स को अलाउड होता है कि वो सेंट्रल बरहाट वगैरह कंपनी खोल सके। ये मलेशिया की इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इन्वॉल्व होती है। इसमें दो कंपनी आपको डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और वो बेसिकली मलेशिया के रेजिडेंट होने चाहिए। और ये ऑब्वियसली कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो ऑब्वियसली इनके शेयर या मेंबर्स हैं वो 2 to 50 वहाँ पे उन्होंने शो कर दिए हैं। ठीक हो गया। और मिनिमम 2 तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स आपके होने ही चाहिए। बात आ गई, चलो ये तो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरह होता है। अब बात आती है कि कौन सी कॉस्ट लगती है। मलेशिया जो होती है वो आपको बेसिकली ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर्स वगैरह मलेशियन पार्टनर्स के साथ है तो ऑब्वियसली आपको 50% तो वहाँ की कैपिटल आप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जब आपने मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है वो जो मलेशियन रिंगिट है वो 350,000 होता है जो कि ऑथोराइज बेसिकली होता है। तो 50,000 होता है। लेकिन जब ऐसा वो जॉइंट वेंचर्स है आपको 50% ओनरशिप वगैरह प्रोवाइड कर दी जा रही है तो आपको वहाँ पे 350,000 देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज लबून कंपनी। लबून कंपनी बेसिकली ऑफशोर कंपनी होती है और नाम से जाहिर है जब ऑफशोर आप फ्री जोन्स वगैरह में जब कंपनी ओपन करते हैं आपको वेरियस टाइप्स के एग्जाम्पशंस वगैरह इजीनेस प्रोवाइड कर दी जाती है। इनकेस आपको ज़्यादातर जिस तरह एक हमें सिंपल कंपनी सेटअप करने के लिए प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है आपको ऑफशोर कंपनी या फ्री जोन्स में जब कंपनी ओपन करनी पड़ती है तो वो आपको उनसे गुजरने की जरूरत नहीं होती। देन आपके पास कई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे खत्म होती जाइए। लेकिन अगर आप फाइनेंस की तरफ बिजनेस की इनकी इसमें करते हैं तो वो तो उसके लिए ये बेस्ट वगैरह कंपनी होती है लबून कंपनी जिसको हम लबून इंटरनेशनल बिजनेस या फाइनेंशियल सेंटर भी कहते हैं। इसमें आपके पास ऑब्वियसली 2 ईयर मल्टीपल एंट्री आपको प्रोवाइड कर दी जाती है और ये आपके पास इसमें लो टैक्स जुडिस्डिक्शन होती है और इसमें आप बस आपको ये मसला है कि आप वहाँ पे सेल्स वगैरह नहीं अपनी कंपनी कर सकते। ऑब्वियसली ये बैंकिंग और फाइनेंस की तरफ से है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कंपनीज के जितने भी चीज़ें या ट्रांजेक्शन है उनके साथ डील कर रहा होगा। उन कंपनी बेसिकली रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंटरप्राइजेस के लिए भी जरूरत है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स वगैरह जिन्हें ड्यूटीज वगैरह से एग्जाम्पशन वगैरह चाहिए हो तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहता है।
बाद जो हमारे पास आता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव या रीजनल ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और रीजनल ऑफिस के नाम से जाहिर है कि अपनी मलेशिया मार्केट्स वगैरह को आप एक्सप्लोर करते हैं। उसके अंदर अगर आप चाहें तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह उसमें सब सब्जेक्टेड तो नहीं होता है आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अंदर, लेकिन आपने अपनी बिजनेस में ट्रेडिंग हो या कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह करनी हो तो आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से हेड ऑफिस वगैरह अपना ओपन कर लेते हैं। फॉरेन कंपनीज को अलाउ होता है कि वो 2 to 5 years तक उसे मलेशियन मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें, उसे एनालाइज कर सकें, अपॉर्चुनिटीज देख लें, अपनी फिजिबिलिटीज को चेक कर लें। देन उसे जब उन्हें डिसीजन वगैरह ले लें जिनकी फुल रिसर्च हो जाए, देन वो अपने मलेशिया को राइट प्लेस करके अपना बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। वगैरह की बात आती है तो आपने ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हमने जब बात की अपने ओपन करना है, वहाँ पे रिसर्च करना है, हर चीज़ को आपने वहाँ पे चेक करना है। एनालाइजेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बेसिकली काम कर रहे होते हैं। तो आपने वहाँ पे अपने ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर्स यानी आपके जो आपने कहेंगे कि हम इतना एक्सपेंड कर सकते हैं या हमारा मेन पेरेंट कंपनी इस हिसाब से एक्सपेंड कर सकती है, तो वो आपके पास 300,000 तक होते हैं जो पर एनम वहाँ पे आपने शो करवाना है। तो देन आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को ओपन करने के लिए गुड टू गो होते हैं। और जो मेन बात आती है वो ये बात आती है कि ऑब्वियसली हमने ये तो बात देख ली कि 3 कंपनीज हमें ओपन करने की इजाज़त है और द नेक्स्ट वन कि हमें वो सेक्टर्स वगैरह जो मेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो ओपन करते हैं कि जी की ये फॉलोइंग इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें वो मलेशिया इंकरेज करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। तो वो बेसिकली यही होता है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, पेट्रोलियम ऑयल गैस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर लें, बैंकिंग एंड फाइनेंस जिसमें लबून वगैरह कहते हैं, टूरिज्म या टिकटिंग वगैरह में, या एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है जिसमें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करती है। और इसके कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि हमें ऑब्वियसली कंपनी ओपन करने के सिर्फ 3 तरीके हैं और इनको बेसिकली एक मेन कैटेगरी वॉस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है जिसे कहते हैं मलेशियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे MIPL भी कहते हैं। अब MIPL का मतलब ये हो गया कि आपको वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब सेंड्रियन है बहार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मिनिमम कैपिटल के हिसाब से आपने वहाँ पे अपना ज्वाइंट वेंचर्स ओपन किया है, आपने वहाँ पे कंपनी गो टू गो चला ली। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे एग्जाम्पशंस मिले, मुझे टैक्स एग्जाम्पशंस मिले, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या मेरा लॉजिस्टिक्स का किसी तरह से काम है और मैं चाहता हूँ जी कि मुझे ड्यूटी एग्जाम्पशंस भी मिल जाए, मुझे टैक्स डिडक्शन भी मुझ पर कम हो और मुझे ज़्यादा प्रोसीजर या ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत ना हो और मेरा कैपिटल जितना हो सके उतना कम ही और मेरी अपनी मर्जी से हो, तो देन आप वो जाते हैं ऑफशोर कंपनी की तरफ, जैसे लबून इंटरनेशनल कंपनी वगैरह की तरफ जाते हैं। और देन लास्ट तक अगर आपने एनालाइज करना है, मार्केट्स वगैरह सर्च करनी है, कस्टमर्स वगैरह को देखना है कि जी कौन सी कस्टमर लाइन है, कहाँ पे किस तरह जाएगा, तो तब आप वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वगैरह ओपन कर लेते हैं। और ये कुछ सेक्टर है जिसके अंदर वो आपको अलाउ कर रहा होता है। और ये हमारे पास आज टोटल प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वीज़ाज देखा कि 3 वीज़ाज हमें अलाउ कर दिए जाते हैं अगर हमने वहाँ पे एज अ सिटीजन बनना हो तो हमें वहाँ पे जो परमिट्स वगैरह होते हैं वो किस तरह हासिल होते हैं। और देन अगर हम अराइवल वहाँ पे कर रहे हो तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए। देन हमारे पास आ गया बिजनेस लीगल स्ट्रक्चर्स जो कि हमें अलाउ कर दिए गए थे। और ये हमारे पास आज बेसिकली टोटल हमारे पास इस प्रेजेंटेशन मलेशिया के अंदर इन्वॉल्व था। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।